लेडीज एंड जेंटलमैन, व्यूअर्स, लिसनर्स और रेडियो पाकिस्तान के फॉलोअर्स, मेरे साथ इस वक्त एक ऐसी शख्सियत मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं और जिस वक्त आप लोग प्रोग्राम को इंशाल्लाह देखेंगे भी और अभी जो सुन भी रहे हैं, ये शख्सियत जब मैं एक टॉपिक बना रहा था आज के प्रोग्राम का, तो मैंने इनको हर पैरामीटर में लिखने की कोशिश की, लेकिन कुछ पर्सनालिटीज ऐसी होती हैं जो किसी टॉपिक की मोहताज नहीं होती। अब वो खुद अपने अंदर एक एकेडमिया होती है। मैं बहुत शॉर्ट टाइम लूंगा इनका तारुफ करवाने में, क्योंकि ये खुद इनका हर लफ्ज इनका तारुफ करेगा। इज नन अदर देन मिस्टर एजाज बुखारी साहब। सैयद एजाज बुखारी साहब बेसिकली एक खुद एकेडमिया हैं और 20 साल से इंग्लिश जबान को पढ़ाने में जो पाकिस्तान में किरदार अदा कर रहे हैं, इतना बेहतरीन इंस्टीट्यूट कोई भी नहीं हो सकता। और कम से कम पिछले 12 से 15 साल के से हमारे मुल्क की जो ब्यूरोक्रेसी है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, टीचर ट्रेनिंग्स हैं, उसका ये हिस्सा है। सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच। वेलकम टू द प्रोग्राम। थैंक यू। अच्छा सर, मैं तो बहैसियत एक ताल्लुक आपके साथ, आपका भाई, आपका शागिर्द होने के नाते वैसे ही आपका फैन। सबसे पहले एक चीज जो मैं जानना चाहूंगा, लफ्ज जो जबान है, या थोड़ी देर हम इसको जुबान कह लें, ये है क्या, इंसानों के लिए कितनी जरूरी है? जनाब, बहुत खूबसूरत सवाल है आपका। मैं तो इस तारुफ पर भी शुक्रगुजार हूँ आपका, मेहरबानी आपकी अपने इस लायक समझा। और फिर जाहिर है रेडियो पाकिस्तान के साथ तो हमारी मोहब्बत सारी मोहब्बतों से बढ़कर है, क्योंकि इसके साथ जाहिर एक निस्बत ही और तर्स की है। जहाँ तक आपने ज़ुबान या ज़बान का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, पहले तो मैं यहाँ से कर दूँ कि कुछ लोग कहते हैं ज़बान दुरुस्त है, कुछ कहते हैं ज़ुबान दुरुस्त है जी। कुछ ज़बान को लैंग्वेज कहते हैं, कुछ ज़ुबान को टंग कहते हैं। तो ये ज़ाहिर में डिफरेंसेस आ जाते हैं। बिल्कुल। जहाँ तक ताल्लुक इंसान का, तो इंसान को हैवान नातिक का जो नाम दिया गया है, इसका मतलब ये वो है जो कलाम करने की सलाहियत, कलाम करने की सलाहियत। मैंने इसमें चूंकि असातिज़ा का आपने भी तारुफ करवाया, जब मैं असातिज़ा को पढ़ाने के लिए, ट्रेनिंग देने के लिए जाता हूँ, तो मैं उनसे कहता हूँ कि उस्ताद हर्फ की हुर्मत का अमीन होता है। क्या बात। उस्ताद एक आम आदमी नहीं होता, वो आम लोगों को लफ्ज़, ज़बान, लहजे, लबो लहजे सब अता करता है। ये उस्ताद का काम होता है। तो जब कम्युनिकेशन स्किल्स की हम बात करते हैं, और खासतौर पर आज के इस दौर में जब फ्रीलांसिंग बहुत ज्यादा आगे चली गई है, इस वक्त सबसे ज्यादा मैं समझता हूँ जिस चीज की जरूरत है, वो आपको अंग्रेजी जबान के सीखने की जरूरत है। बिल्कुल है। इसलिए इसको कभी स्टेटस नहीं समझना चाहिए। ये जरूरत है, और जरूरत के तहत हमें इन चीजों को लेना करना चाहिए। जबान तो सबसे पहले आपकी माँ बोली दुरुस्त होनी चाहिए, बिल्कुल है। फिर आपकी कौमी जबान दुरुस्त होनी चाहिए, और उसके बाद अंग्रेजी जबान दुरुस्त होनी चाहिए। क्योंकि आपने पूरी दुनिया में जिन लोगों से जाकर बातचीत करनी है, जिनसे आपने काम लेना है, आप किसी काम के लिए अगर आपको उनकी जबान नहीं आती, और अंग्रेजी जबान दुनिया की आसान तरीन जबानों में से है, क्योंकि इसके लिए कहा जाता है कि थिंक इन इंग्लिश, कि आप अंग्रेजी में सोचिए, क्योंकि आप अंग्रेजी में सोच सकते हैं। अब देखिए, मुझे अगर किसी ऐसी जबान में सोचने का कहा जाए जिसके मैं एक लफ्ज से भी आशना नहीं हूं, ना उसकी शबाहत से मैं आशना हूं, ना उसकी शक्ल का मुझे अंदाजा है, तो क्या होगा? मैं तो उसे कभी, मैं तो कहूंगा साहब मैं तो इसमें नहीं सोच सकता। लेकिन जिस घड़ी मुझे अंग्रेजी में सोचने का कहा जाएगा, तो अब देखिए हमारे जो इस वक्त सामीन है, वो जो हमें सुन रहे हैं, या नाजरीन है जो हमें देख रहे हैं, अगर मैं उनसे गुजारिश करूं कि वो अपने ही कमरे में बैठे हुए इर्द गिर्द नजर दौड़ाएं, तो 20 लफ्ज उन्हें ऐसे नजर आएंगे जो अंग्रेजी में और उनका नेमल बदल उर्दू में मौजूद नहीं। ऐसा ही है। तो इसका मतलब तो इल्म तो उनके पास है उस जबान का, बस थोड़ा बहुत जोड़ने की जरूरत है, और जिस घड़ी वो सिर्फ जोड़ते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। अच्छा, एक तो बड़े खूबसूरत अंदाज में समझाया। यू आर द पार्ट ऑफ अ ट्रेनिंग सिस्टम, एक पूरे सिस्टम का भी हिस्सा है, बल्कि गुरु हैं उसके। मैं ये जानना चाहूंगा सर कि जितना पोलाइट आपके बोलने का अंदाज है, स्टाइल है, क्या एक ब्रॉडकास्टर होने के नाते मेरे कानों को बहुत खूबसूरत, और हमारे सामने आप देख रहे हैं सिस्टम लगा हुआ है, उस पे लाइट्स पे मैं देख रहा था आपकी पिच को, बड़ी जबरदस्त जा रही है। क्या आप जब स्टेज पर खड़े होते हैं, स्क्रीन के पास बैठते हैं, जिस वक्त आप क्लास में होते हैं, जब आप मॉडरेटर होते हैं, योर टोन मैटर्स अ लॉट। मैं इस पे आपको एक अर्ज करूं, फिर किसी ट्रेनिंग का आपको एक हवाला दूं कि मैंने एक आर्टिकल लिखा था कि लफ्जों से ज्यादा लहजे लहू लहान करते हैं। लहजे लहू लहान करते, तो वही आपका टोन है, आवाज का उतार चढ़ाव, जीरो बम जिसको आवाज का कहते हैं, उसको राइज एंड फॉल ऑफ टोन कहते हैं। एक साहब मेरी ट्रेनिंग खत्म कराई, तो वो हफ्ते का दिन था, ये शायद जुमा का था, तो सब लोगों ने, पंजाब पूरे से आए हुए थे, हेडमास्टर्स थे, तो वो सब वापस अपने घरों को जा रहे थे 4 हफ्ते या 8 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद। तो मैंने उनसे कहा कि आप ना अपनी बेगमात के लिए यहाँ से सूट वूट लेकर जाइएगा, क्योंकि वो ज़ाहिर 4 हफ्ते या 6 हफ्ते बाद आपकी उनकी मुलाकात हो रही है, तो गिफ्ट से तो वैसे भी मोहब्बत बढ़ती है, तो आप लेकर जाइएगा। तो एक साहब खड़े हुए और मुझे फरमाने लगे, लेके जाने उन्हें जी,
तो मैंने उनसे अर्ज किया जिस तरह आप देते होंगे अभी नजर आ गया मुझे। यानी उनके लबो लहजे से अंदाजा हो गया रौनक का। जाहिर है उसको आप जो भी कह सख्ती कहें या रौनक कहें, उनके लबो लहजे में जो थी उससे फर्क पड़ता है। देखिए साहब, मैं चूंकि लफ्जों से इलाज करता हूं तो मैं इस बात को समझता हूं कि जो जख्म लफ्ज और लहजों से लगते हैं उनका मरहम भी लफ्ज और लहजे ही होते हैं, लहजे ही होते हैं। कोई चीज नहीं। तो इसीलिए हमें राइज एंड फॉल ऑफ द टोन का तो बहुत ख्याल रखना चाहिए। चाहे आप ब्रॉडकास्ट, आप चाहे टीवी के मीडियम के ऊपर बैठे हों या आप यूट्यूब के ऊपर हों या फिर आप कहीं भी हों, लेकिन किसी के लबो लहजे पर एतराज करके आप उसके लबो लहजे को दुरुस्त नहीं कर सकते। ऐसे अभी जब मैं आपकी खिदमत में हाजिर हो रहा था, कुछ 1.5 घंटा में ट्रैफिक में रहा। अब यहां पर आते अगर मैं ट्रैफिक को ही मुर्द इल्जाम ठहराना शुरू कर दूं तो इसका मतलब मेरे अमन को मैंने किसी के यहां रखा हुआ है। ऐसे और मैं तो हमेशा लोगों से कहता हूं कि आपका अमन आपके पास है। ऐसे कोई भी अगर आपको बेअमन कर रहा है तो उसका मतलब आपने उसको ये ताकत दे रखी है कि वो आपको बेअमन कर दे। ऐसे तो राइज एंड फॉल ऑफ द टोन के जिसने आपने शुरू में फरमाया, इसका बहुत ज्यादा असर होता है। देखिए साहब, लफ्जों की तौकीर आपके लहजे से जुड़ी। क्या बात है, क्या बात। आपने उसको किस तर्ज की इज्जत बख्शनी है वो आपका लहजा है। इसलिए हमने देखा कि बहुत से लोग, अभी मुझे जब 13 फरवरी को मैं यहाँ हाजिर हुआ था, जब ये जो पाकिस्तान रेडियो डे मनाया जा रहा था, और उसी दिन ज़िया मुहियुद्दीन साहब की वफात है। बिल्कुल ऐसे ही। उनसे बड़ा सदाकार हमने तो नहीं सुना साहब। तो अब मुझे याद है मेरी जब ज़िया मुहियुद्दीन साहब के साथ यहाँ लाहौर मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि जनाब ज़िया मुहियुद्दीन साहब, मैंने कहा मुहियुद्दीन साहब। मेरी तरफ एक लम्हे को देखे, मुझे कहने लगे बेटा आपको इतना दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ इसका कहाँ से आया? कहते मुझे तो ज्यादातर लोग मुहियुद्दीन कहते हैं। मैंने कहा साहब हमने किसी उस्ताद साहब से सुना था कि मुहियुद्दीन होता ही नहीं है, ये मुहियुद्दीन होता है। मुहियुद्दीन होता है, हे पर जबर है खड़ी और आप। अब मुझे उस इंसान का वकार जो था वो मेरी नजर में और बुलंद हो गया कि मैं तो एक आम सा बच्चा उसके सामने कहीं से आया हुआ, भरी महफिल में खड़ा, मैंने सिर्फ नाम पुकारा तो किस कदर समातें तेज थी उस शख्स की, और कितना उसके अंदर मौजूद था वो लहजा कि उसने वहीं से उसको नुक्ते को उठाया। और पजीराई के आदाब से भी जाहिर है वो लोग वाकिफ हैं। आपने बहुत बड़ी शख्सियत की बात छेड़ दी। डेफिनेटली यू आल्सो एडमायर हिम और एंड आई आल्सो। तो मैं मुझे इस वक्त सबसे ज्यादा जो खुशी है वो ये है कि आप मेरे प्रोग्राम में मौजूद हैं, और मैं बड़े प्राउड मोमेंट से ये कह सकता हूँ कि एक ऐसा शख्स आज मेरा गेस्ट बना है जो लबो लहजे पर भी उरूज रखता है, और मुझे मजा आया एटलीस्ट। शुक्रिया। आपने देखा है कि मैंने आपको जब स्टार्ट में बात की थी कि मैं बुखारी साहब का फैन हूं, तो आपको पता चल गया होगा कि इसके बाद मुझे जरूरत नहीं थी कि उनके हर लफ्ज ने, उनकी हर बात ने, उनकी हर स्टाइल ने आपके साथ गुफ्तगू कर रही है, उसके पीछे बैकग्राउंड है। खैर हम आगे चलेंगे क्योंकि ये प्रॉब्लम हमें ये है कि जो वक्त की सुइयां हमारे सर पर हैं वो हमें टेंशन देती हैं। अच्छा सर, अभी इस वक्त मौजूदा सूरत हाल के अंदर आप जब पर्सनल भी हम लोग आपके साथ बैठे होते हैं, मैंने आपको बहुत कूल डाउन देखा है, और मैंने जिन रेफरेंस से आपके साथ ताल्लुक है उन्होंने भी बताया कि आपको बड़ा कूल डाउन आप रहते हैं। एक्चुअली एक लाइफ कोच जो है वो कूल डाउन रहता है, इसके पीछे कोई रीजन है, कोई प्लानिंग है, कोई तसव्वुफ का असर है, कोई स्टाइल है, या सख्त मैं लफ्ज बोल देता हूँ, सॉरी, बनावट है, क्या है? मैं आपको एक बात अर्ज करूं, जो आपने लास्ट लफ्ज बनावट बोला, मैं ये समझता हूं कि अगर आपको अपने अमन का ख्याल है और आप बनावट भी कर रहे हैं तो ठीक है, वेरी गुड। तो आप अच्छा ही कर रहे हैं, कम से कम मुआशरे के लिए। मैं लोगों से कहता हूं कि अक्सर लोग कहते हैं कि हम दिखावे की नमाज नहीं पढ़ते, तो मैं उनसे कहता हूं कि साहब आज तो उसके भी दिखाने की जरूरत है। वाह 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 वाह। यानी कोई आपको देख के शर्म के मारे खुद पढ़ ले, ये कोई आपको देख के आपसे मुतासिर होके उसके अंदर ज़ौक शौक पैदा हो, पढ़ ले, तो इसकी एक तो जरूरत है। दूसरी बात ये देखिए कि जिन जातों ने अमन देना हो, ऐसे अगर वो अमन में नहीं होंगे वो अमन नहीं ले सकते। ऐसे अब हमारे पास जब लोग तशरीफ लाते हैं तो तकरीबन वो मजरूह होते हैं किसी न किसी एतबार से। वाह वाह। तो हमारा काम क्या है कि हम उन्हें सुनते हैं, उनके साथ बैठते हैं, उनको तसल्ली से, चूंकि देखिए साहब सुनने से बड़ा इलाज ही कोई नहीं है, कोई भी नहीं, लेकिन सुनना भी इस सलीके से कि सुनाने वाले को लगे कि जैसे पहली दफा सुना जा रहा है। आपने अक्सर देखा होगा कि हम कोई शेर कोई सुनाने लगे तो कुछ अधूरे लोग दरमियान में बैठे उस शेर को दरमियान से उचक लेते हैं और पूरा कर देते हैं, बेअदबी सी हो जाती है। देखिए साहब ये खुद इतने अधूरे होते हैं, ये किसी को पूरा होते हुए देख नहीं सकते। इनमें बेचैनी और बेअमनी पाई जाती है।
तो एक लाइफ कोच का काम ये है कि जब उसके पास कोई आके बैठा है और वो अमन के लिए बैठा है, अगर वो खुद अमन में नहीं होगा तो फिर नताइज उसके मुख्तलिफ निकलेंगे। दूसरी बात यह है कि गुस्से में मैंने कभी किसी को सोना लगता नहीं देखा। इंसान को ही लगता है, गुस्से को ही लगता है, सोना नहीं लगता है। तो मैं अक्सर लोगों से कहता हूं कि आप कभी गुस्से में सोने, हाँ जिसे हम चाहते हैं उसका तो गुस्सा भी सोना लगता है, वाह, लेकिन फिर उससे शादी हो जाए तो उससे ज्यादा कोई नहीं लगता। तो जहां तक खूबसूरती का ताल्लुक है, वो खूबसूरती आपके अमन से है, आपके कूल होने से है। और यहाँ कूल से मुराद क्या है? अमन में होना। आप अमन में हैं, आप शांत हैं, तो आप लोगों के यहाँ वो तकसीम कर सकते हैं। और चीख चिल्ला के अगर मसाइल हल हो सकते तो हमारे बहुत से मसाइल हल हो चुके थे। अच्छा बुखारी साहब, बड़ा एक टिपिकल सा क्वेश्चन है, 100 बार लोग आपसे पूछते भी होंगे, लेकिन उसको थोड़ा सा मुझे कल जब मैंने आपका रेडियो पाकिस्तान, आपका पोस्टर शेयर किया, रेडियो पाकिस्तान के पेज पे भी मौजूद है, और मैंने भी जब उसको शेयर किया तो मुझे कुछ नौजवानों ने एक सवाल पूछा, जब आई हैड रिटन अ वर्ड लाइफ कोच, क्या नजर आता है हमारे मुआशरे में, पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर की दुनिया में, जब एक नौजवान खुदकुशी करता है? सर क्या प्रॉब्लम है? आप क्या बहुत अपने आप को अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं, या आप बहुत दबाव का शिकार हो जाते हैं, या हम सिस्टम में थक जाते हैं? क्या वजह क्या है? देखिए, बुनियादी तौर पर रिश्ते जो है ना, पहले रिश्ते होते थे, लोग एक दूसरे के साथ डिस्कस करते थे, बातें करते थे, लोग सुनने वाले होते थे। अब सुनने वाले नहीं रहे, हर शख्स को सुनाने की पड़ी है, सुनने वाला कोई है ही नहीं। देखिए साहब, बच्चों के दुख भी उतने ही अजीम होते हैं जितना बड़ों के होते हैं। क्या? और बड़े इस बात को अगर समझ लें कि एक बच्चे का खिलौना छिन जाना उसको उतनी तकलीफ देता है जितना बड़े का घर छिन जाना उसको तकलीफ देता है, वो फिर उसे सुनेगा। और हमारे बच्चे हैं, और अगर हम अपने बच्चों को नहीं सुनेंगे, उनके पास हल नहीं होगा, तो फिर वो क्या करेंगे? किसी न किसी नेगेटिव चीज का शिकार होंगे, कुछ सिगरेट पीना शुरू करते हैं, कुछ बुरे कामों में लग जाते हैं, कुछ इस हद तक चले जाते हैं, कोई खुदकुशी कर गुजरते हैं। आप सिर्फ अपने मुआशरे में सुनने वाले लोग पैदा कर दें, आपके मुआशरे को और किसी चीज की जरूरत नहीं। अच्छा सर, मैं जो आपकी बात समझ पाया हूँ, मेक मी राइट रॉन्ग इफ आई एम, कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर हमारे पास हमारे दर्द को शेयर करने वाला, या एटलीस्ट हमें सुनने वाला शख्स मौजूद है, तो हम ना ड्रग एडिक्ट बनेंगे, कभी ना सुसाइड करने जाएंगे। बिल्कुल 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 ऐसे ही अर्ज कर रहा हूँ। और उसमें भी मैं एक बात आपसे अर्ज करूँ कि ये जो लाइफ कोचेज होते हैं, बुनियादी तौर पर ये सुनने वाले लोग होते हैं। सुनने। अच्छा, अब ये है कि चूंकि मैं कपल्स की कोचिंग एक लंबे अरसे से कर रहा हूँ, तो मैं उन कपल्स को भी कहता हूँ कि अगर आप दोनों के दरमियान कोई मसला आया है और आपने खानदान के लोगों को बताया, तो फिर तो सुलह नहीं हो सकती। क्योंकि देखिए, एक बेटी की साइड उसका बाप, उसकी खाला लेगी, एक बेटे की साइड उसकी फुफ्फो, उसकी खाला उसकी लेगी, तो वो तो होती ही बाइस्ड अप्रोच, टीम्स बनती जाएंगी, वो टीम्स बनती जाती है। और यहाँ तक कि मियां बीवी का झगड़ा बच्चों की तरह होता है, वो अगले दिन ठीक होते हैं, और जो उनको जोड़ने वाले थे वो 2-2 साल एक दूसरे से बात नहीं करते। तो क्यों ना किसी लाइफ कोच के पास जाए, किसी रिलेशनशिप कोच के पास जाए, जो अनबाइस्ड होगा, जो आपको सुनेगा। इस तरह जो बच्चे हैं, मेरे पास यूनिवर्सिटी के बहुत स्टूडेंट्स आते हैं, इवन यू वोंट बिलीव इट, कि जो ब्रेकअप का शिकार है, अब वो माँ बाप से तो नहीं कह सकते, वो फिर आते हैं, बैठते हैं, हम उन्हें सुनते हैं, अहमियत देते हैं, फिर उनको वो हल देने की कोशिश करते हैं जो हल उनकी जिंदगी के लिए ज्यादा बेहतर होता है। अब सिर्फ इस मुआशरे में सुनने वाले नहीं। अब क्या होता है साहब, एक जुमला को बोलने लगे, दरमियान में लोग उचक के कहते, मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो सकता है वो सिर्फ सुनाना चाह रहा हो सकता है उसे हल ही ना चाहिए। पिछले दिनों एक एयरवाई के ऊपर एक प्रोग्राम था, मुझसे उन्होंने किया, जब ये 500 से ज्यादा तलाकी हुई एक हफ्ते में, तो मैंने उनसे एक बात की। मैंने कहा, जब बीवी आके शौहर से कहे कि मुझे आपसे एक बात करनी है, और शौहर आगे से कहे मुझे पता है तुमने क्या करनी है, अरे तुम्हें पता हो तो वो तुमसे करे, वो तो तुमसे बात ही इसलिए करे कि तुम्हें नहीं पता, तुमने उसको उस तर्ज पर लिया नहीं है। इस तरह बच्चा आके कहते, बाबा मुझे आपसे एक बात करनी है, आपको इल्म हो उसने जो भी बात करनी है, इसे सुनो तो सही, उसका कथारसिस हो जाएगा। जनाबे वाला बहुत जरूरी है, उसका कथारसिस हो जाएगा। अब व्यूअर्स और लिसनर्स जो हमें FM 93 रेडियो पाकिस्तान लाहौर में सुन रहे हैं, और बाद में जब इस पॉडकास्ट को देखेंगे आप लोग, क्योंकि बुखारी साहब आज एक ट्रैफिक में ही वाज स्ट्रक, तो बिजी थे और थोड़ा सा लेट हुए हमारी सीटिंग, लेकिन आपने देख लिया होगा कि एक पर्सनालिटी को, एक दुनिया को आप एक टॉपिक में या एक घंटे में बाउंड नहीं कर सकते। सर सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि अभी आप यहाँ पे वादा करें कि आप हमें दोबारा टाइम देंगे इंशाल्लाह सर, दोबारा सर हमें टाइम भी देंगे, और अब क्योंकि इसके बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने एक लाइफ कोच से सवाल क्या पूछने हैं,
और आप फिर रेलिवेंट सा, कई नौजवान मुझे पूछते हैं कि बुखारी साहब सूट बहुत अच्छा पहनते हैं, हम उसके बारे में पूछेंगे, तो मैंने कहा जी मैं भी पूछ लूंगा। लेकिन देखिए, परफेक्ट क्वेश्चन अगर आप किसी शख्स से पूछें परफेक्ट, तो वो क्या अच्छा खूबसूरत लगता है। अच्छा, क्योंकि 6-7 मिनट रह गए, मैं जरा सर से थोड़ी इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा हूँ। अच्छा सर, जब हम बात करते हैं ट्रेनिंग्स की, आप ट्रेंड लोगों को ट्रेनिंग करा रहे हैं, मसलन टीचर्स हैं, मसलन एकेडमियाज हैं, पुलिस है, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स को आप गवर्नमेंट को करा रहे होते हैं। कितना इंपॉर्टेंट होता है कि एक बंदा जो ऑलरेडी सिलेक्ट होके पब्लिक सर्विस कमीशन सीएस करके गया है, अब वो ऑफिसर बन चुका है, क्या रेगुलर उसकी ट्रेनिंग उसको ज्यादा इंप्रूवाइज करती है, बेहतरी उसके अंदर लाती है? जी बिल्कुल। देखिए, हम सबको तरबियत की जरूरत होती है, हम सबको। हम जब उनके सामने खड़े होते हैं, हम कभी उन्हें नहीं कहते हम आपके उस्ताद हैं। हम उनसे कहते हैं कुछ चीजें हैं जो हम आपसे शेयर कर रहे हैं, और कुछ चीजें जो आप हमसे शेयर करते हैं। और ये ट्रेनिंग क्या होती है? ये दोहरावा होता है, ये रिकैप होता है, ये इयादा होता है। ये उन्हें बताया जाता है कि साहब ये तय करके आप तशरीफ लाए थे और बस इसका ख्याल रखिएगा। बुनियादी तौर पर तो ये सूरत हाल होती है। दूसरी बात ये कि अगर आपने किसी ऐसे ओहदे पर बैठे, देखें एक मतलब ऐसा भी हुआ कि जब मैं ट्रेनिंग कराने गया तो मुझे पता चला कि मेरे वो वाले उस्ताद साहब भी आए हुए थे जो 10वीं 11वीं में जिनसे मैं पढ़ता था, और वो मेरे ट्रेन, एंड द मोमेंट ही लुक्ड एट मी, उनकी तो आंखें भर गई ना। मैं तो ज़ाहिर बड़े एहतराम अदब के साथ उनकी खिदमत में हाजिर हुआ। मैंने कहा सर आप ही के लगाए हुए पौधे। तो ही वाज वेरी, और वो सब एक को पकड़ के मुझे मिलवा रहे कि ये मेरा स्टूडेंट है, इसने मुझसे पढ़ा था 10वीं या 11वीं की मुझे बात है। तो बात करने के मकसद है कि जब हम उनके सामने खड़े होते हैं तो हम उनका बहुत ज्यादा एहतराम करते हैं, क्योंकि साहब देखिए, एहतराम करके एहतराम करना सिखाया जा सकता है, कोई भी। मेरे वालिद साहब बहुत जबरदस्त राइटर हैं, वो मुझे फरमाते हैं कि बेटा एक तो सैयद हो फिर उस्ताद हो, तो इसका सिर्फ एक ही मतलब है कि खुदा तुमसे ज्यादा पूछेगा, ज्यादा सवाल होगा, इसके अलावा और कोई मतलब नहीं है। फिर मुझे फरमाते हैं जब तुम्हें कुछ सुनने आए और तुमसे मिलने आए तो वो तुमसे ज्यादा इज्जत वाला है। तो मैंने उनसे कहा साहब हमने तो उसके बरक्स सुन रखा है। वो मुझे फरमाने लगे बेटा जो तुम्हारी इज्जत का सबब होगा वो तुमसे ज्यादा इज्जत वाला नहीं होगा। बेशक। अब देखिए, अब जब हम ट्रेनिंग में जाते हैं, हमारे सामने जितने भी वहां खातिन हज़रात तशरीफ फरमा होते हैं वो हमारी इज्जत का सबब है, इसलिए हमें उनकी और भी ज्यादा इज्जत करनी चाहिए। और जब हम उनका एहतराम करते हैं, हम उन्हें एहतराम करना सिखाते हैं। और उनसे ये बात हम करते हैं कि जब आप बच्चों के पास कमरे जमात में तशरीफ ले जाते हैं, आप बच्चों का एहतराम करें ताकि उन्हें एहतराम करना है। और वो आपका और अपनी इज्जत के सबब को बेइज्जत करने वाला कहां से इज्जतदार हो सकता है, कहां से इज्जतदार हो सकता है। और व्यूअर्स, लिसनर्स, मैं इस वक्त इसलिए डिसहार्ट हूं कि यार जाहिर है वक्त बहुत कम है, 3 या 4 मिनट रह चुके हैं, लेकिन मैं आपसे जो बिल्कुल कंक्लूडिंग, मैं सर से कंक्लूडिंग एक सवाल पूछूंगा। जाहिर है यू आर बिजी, यू आर वेरी बिजी, यू आर डूइंग योर ऑन, यू हैव रनिंग योर ऑन इंस्टीट्यूट इन लाहौर सब्स, जो कि बहुत ज़बरदस्त इंस्टीट्यूट है। तो उमूमन मिलता है वक्त कि अगर पाकिस्तान से बाहर से नौजवान या स्टूडेंट्स आपसे कांटेक्ट करें थ्रू सोशल मीडिया वगैरह? मेरा ज़्यादातर जो काम है वो है ही पाकिस्तान से बाहर। पाकिस्तान से बाहर ही मेरा क्लाइंट है। पाकिस्तान के अंदर तो अभी लाइफ कोच, रिलेशनशिप कोच की उतनी अहमियत नहीं है, उतना उसको लोग समझते नहीं है। बल्कि कुछ लोग तो हमें कहते हैं कि साहब मेरे पास आए, उनके 6-7 बेटे थे और वो बड़ा बेटा उनका मुझसे भी ज़्यादा उम्र का था, तो उनकी बहू हमारे यहाँ ट्रेनिंग कर रही थी, आईएल्टीएस वगैरह पढ़ रही थी। तो मैं क्लास के अंदर ज़रूर ये रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ना कुछ बात करता हूँ जब मैं अंग्रेज़ी पढ़ा रहा होता हूँ। तो मैंने उनसे भी बात की, तो वो साहब एक दिन मुझसे मिलने आए कि मेरी बहू बैठती है और आप अच्छी अच्छी बातें बताते हो अंग्रेज़ी के अलावा भी, मुझे ये बताओ कि आप क्या करते हो? मैंने कहा मैं ये रिलेशनशिप कोच हूँ। मुझे वो फरमाने लगे कि मेरे अन्य पुत्र ने तो मेरी उम्र एनजी वगैरह वगैरह कहकर मुझे आखिर में कहते हैं तू मैंने दसेगा कि किस तरह बच्चे पाली देने। द मोमेंट ही सेड दिस टू मी, तो मैंने कहा किबला मैं आपको बिल्कुल बता सकता हूँ अगर आप मुझे थोड़ा सा वक्त दें। एंड यू वोंट बिलीव इट, 15-20 मिनट 30 मिनट हम साथ बैठे और सिर्फ उस शख्स ने अपने यानी अपने वो जो उसके मिलने मिलाने वाले लोगों में 250 कपल मुझसे ट्रेन करवाए, 250 कपल, चूंकि उन्हें समझ आ गई कि वो इसका उम्र तजुर्बा नहीं होता है, एक्सपीरियंस। अब बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। लिसनर्स, व्यूअर्स, टाइम तो खत्म हो गया, लेकिन वादा हमने ले लिया जी, और रिकॉर्ड वादा लिया है कि हम दोबारा टाइम देंगे, क्योंकि मुझे इनके साथ एक से भी ज्यादा सेशंस करने हैं बारी बारी, और बहुत सी चीजें डिस्कस करेंगे, क्योंकि जाहिर है मसरूफियत भी है उनकी, और फिर उसमें से टाइम लेना एक है। मेरे लिए ऑनर की बात है कि सैयद एजाज बुखारी साहब इज विद मी इन द पॉडकास्ट इन रेडियो पाकिस्तान FM 93 लाहौर। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन
आप लोगों की तरबियत का, ट्रेनिंग का वक्त अभी खत्म नहीं हुआ। अब मैं बताता रहता हूं अक्सर कि मेरी सोशल मीडिया जो फेसबुक आईडी है कौकब राठौर, और बाद में यूट्यूब चैनल भी है जो कौकब राठौर। अब इस पर आप इनकी बातों को सुन सकते हैं, और जब आप कांटेक्ट करेंगे तो डेफिनेटली ही इज द पार्ट ऑफ इट, और जब ये हिस्सा होंगे तो आई विल डेफिनेटली टैग हिम इन दिस। तो आपको आसानी होगी कि आप बुखारी साहब से डायरेक्ट जो कन्वर्सेशन कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं, चीजें समझनी चाहिए। और अगर आपके उस असातिज़ा आपके मुआशरे में ठीक लोग हैं, अच्छे लोग हैं, तो आपको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता। प्रोग्राम इस वक्त है वो है यू टाइम, प्रोड्यूसर है हफ्सा काजम, मैं हूं आपका अपना होस्ट कौकब राठौर। और अगले प्रोग्राम तक के लिए, अगले गेस्ट तक के लिए, अगले वक्त तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, और फिर इंशाल्लाह हमारी मुलाकात होगी, फिर बहुत सी बातें होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।